पहुंचा। बिना किसी जटिल मार्शल आर्ट्स तकनीक के सिर्फ अपने बेहद सटीक शारीरिक नियंत्रण से उसने सभी गुंडों को पल भर में ढेर कर दिया। अपने साथियों को इतनी आसानी से पिटते देखकर आखिरी बचा हुआ मोटा गुंडा पूरी तरह टूट गया। उसने कांपते हुए पिस्तौल निकाली और बाकी पर तान दी, लेकिन तभी मौत की सजा पाए कैदियों में से एक स्पेक उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। स्पेक ने उसके हाथ से पिस्तौल छीनी और बंदूक की गोली सीधे अपने मुंह में निकल ली। ये खौफनाक नजारा देखकर बाकी शिनशिनकाई दोजो में अभ्यास कर रहे थे। तभी मौत की सजा पाया हुआ कैदी डोरियन वहाँ पहुँच गया। वो शिनशिनकाई के प्रमुख डोप्पो ओरोची से मिलने आया था, लेकिन डोप्पो वहाँ मौजूद नहीं था। डोरियन ने सोचा, जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो खाली हाथ वापस क्यों जाऊँ। उसने अपने जूते उतारकर सीधे कात्सुमी की ओर फेंके और उसी मौके पर जोरदार किक मार दी। अगले ही पल उसने अपनी 2 उंगलियां कात्सुमी की आंखों में घुसा दी। इसके बाद उसकी बेल्ट खींचकर उसी से उसका गला घोटने लगा। कात्सुमी ने सही समय पर जोरदार किक मारकर खुद को छुड़ा लिया और गुस्से में डोरियन पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक लकड़ी का पटरा उड़ता हुआ आया और उसके गले में जा घुसा और कात्सुमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अपना घटिया काम पूरा करने के बाद डोरियन वहाँ से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी रेत्सुकायो ने उसका रास्ता रोक लिया। डोरियन समझ गया कि रेत्सु अपने ही इलाके में है और यहाँ उससे लड़ना भारी पड़ सकता है, इसलिए उसने तुरंत अपनी जेब से शराब की बोतल निकाली, आग का इस्तेमाल किया और उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहाँ से फरार हो गया। और इस तरह डोरियन ने अपनी घटिया चालों का इस्तेमाल करके रेत्सुकायो के इलाके से भागने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन उसी समय जब ये मौत की सजा पाए कैदी पूरे टोक्यो में तबाही मचा रहे थे, शहर के दूसरे छोर पर मौजूद एक आलीशान होटल के कमरे में एक आदमी इन सब घटनाओं को देखकर सिर्फ हंस रहा था। वो ऐसी स्प्लिट कर रहा था जो इंसानी शरीर की सीमाओं को चुनौती देती थी। फिर उसने अपनी सिगरेट हवा में उछाली और अगले ही पल बैक फ्लिप स्पिनिंग किक मारकर हवा में मौजूद सिगरेट को अपनी एड़ी से बिल्कुल सटीक तरीके से कुचल दिया। ये कोई आम आदमी नहीं था, ये था धरती का सबसे ताकतवर प्राणी यूजिरो हानमा। मानव शक्ति के पिरामिड के सबसे ऊपरी शिखर पर खड़े इस राक्षस की नजर में पूरी दुनिया की पुलिस और सेना को डराने वाले ये 5 मौत की सजा पाए कैदी भी कीचड़ में लौटने वाले कचरे से ज्यादा कुछ नहीं थे। उधर दूसरी तरफ तोकुगावा कुछ नए फाइटर्स की भर्ती कर रहा था। पूर्व रेसलिंग चैंपियन चोजो अपने छोटे भाई जैसे साथी को उसके पास लेकर आया। वो था विश्व जूडो चैंपियन आयरन एग। हालांकि सच कहें तो तोकुगावा की नजर इस बार कुछ ज्यादा ही खराब थी। चोजो को अभी अभी बाकी ने नॉकआउट किया था, तो उसका साथी आखिर कितना ताकतवर हो सकता था। तभी आयरन एग के सिर पर कुछ प्लेटें रख दी गयी और अगले ही पल सिकोरस्की उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जूडो चैंपियन होने का घमंड आयरन एग को तुरंत गुस्से से भर गया। जैसे ही उसने सिकोरस्की के कपड़े पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, सिकोरस्की ने खाने के बर्तनों से उसके दोनों हाथों को आर पार छेद दिया। इसके बाद उसने एक खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आयरन एग के चेहरे पर लगातार 3 जोरदार मुक्के जड़ दिए। क्योंकि सिकोरस्की के लिए लड़ाई शुरू होने का कोई तय समय या जगह नहीं थी, उसके लिए किसी भी वक्त और किसी भी जगह लड़ाई शुरू हो सकती थी। कुछ ही देर में आयरन एग को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में ले जाया गया, लेकिन बड़े भाई जैसा चोजो ये सब देखकर चुप कैसे रह सकता था। उसने गुस्से में सिकोर्स्की पर जोरदार मुक्का चलाया, मगर सिकोर्स्की की रफ्तार उससे भी तेज थी। उसने एक जोरदार हुक मारा, फिर दोनों पैरों से हवा में उछलकर जबरदस्त किक जड़ दी। जमीन पर उतरते ही वो सुकूने के सामने जा पहुंचा और उसे भी लगातार 3 जोरदार मुक्के मार दिए। और इस तरह बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई के पास जा पहुंचा। ये तमाशा खत्म होने के बाद टोकुगावा सिकोर्स्की को भूमिगत फाइटिंग अरीना में लेकर आया। कुछ ही देर में बाकी मौत की सजा पाए कैदी भी मानो किसी अदृश्य ताकत से खींचे चले आए और एक एक करके वहाँ इकट्ठा हो गए। सभी कैदियों ने साफ बता दिया कि वो यहाँ किस मकसद से आए हैं। ये सुनकर टोकुगावा बेहद उत्साहित हो गया। तो तुम सभी हार का स्वाद चखना चाहते हो? तो फिर टोकुगावा दादा तुम्हें हार का स्वाद चखने का मौका देंगे। लेकिन स्पेक ने साफ कह दिया कि उसे किसी की दया या इनाम की जरूरत नहीं है। जब यहाँ इतने सारे अच्छे प्रतिद्वंदी मौजूद हैं, तो फिर इंतजार किस बात का? टोकुगावा उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब किसी के हाथ में कुछ नहीं था। और तभी बाकी भी लड़ाई की गंध सूंघते हुए वहाँ पहुँच गया। उसके साथ कराटे मास्टर डोप्पो ओरोची, हानायामा, रेत्सुकायो और गोकी शिबुकावा भी मौजूद थे। अब मुकाबला था 5 मौत की सजा पाए कैदियों के खिलाफ 5 महान योद्धाओं का। न कोई नियम, न कोई रेफरी और न ही लड़ाई की कोई तय जगह। किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी तरीके से हमला किया जा सकता था, क्योंकि इस लड़ाई का सबसे बड़ा नियम था कोई नियम नहीं। और जिस पल ये शर्तें तय हुई, उसी पल से सदी की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या ये 5 मौत की सजा पाए कैदी आखिरकार हार का स्वाद चख पाएंगे, या फिर टोक्यो के ये महान योद्धा ही इन खूंखार कैदियों के सामने घुटने टेक देंगे? तोकुगावा के अंडरग्राउंड एरिना में 5 मौत की सजा पाई कैदियों और जापान के सबसे खतरनाक योद्धाओं के आमने सामने आने के बाद भी असली लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी। अगले ही पल स्पेक अचानक वहाँ से गायब हो गया। किसी को भी नहीं पता था कि वो आखिर कहाँ गया है। कुछ ही देर बाद स्पेक वापस उसी जेल में पहुँच चुका था जहाँ से वो कुछ समय पहले ही फरार हुआ था। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे अपनी आंखों के सामने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस कैदी को वे भागा हुआ समझ रहे थे, वो खुद चलकर दोबारा उनके सामने आ गया था। गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही स्पेक ने उनकी ओर देखकर एक डरावनी मुस्कान दी, मानो वो जेल से भागा ही इसलिए था ताकि वापस आकर उन्हें ये साबित कर सके कि दुनिया की कोई भी जेल उसे अपनी मर्जी के खिलाफ